सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आपको लगातार मॉडल पेपर्स करा रहा हूं डीएलएड 4th सेमेस्टर गणित विषय के, और इससे पहले मैं आपका पूरा सिलेबस करा चुका हूं और आपका मास्टर क्लास मैंने पढ़ा दिया। तो एग्जाम से जस्ट पहले आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए और मास्टर क्लास जिसने नहीं देखा मास्टर क्लास देख लीजिए। और राजन पॉन सीरीज मैंने पूरा सॉल्व करा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा दिए हैं, और आपके मैथ के फॉर्मूले का वीडियो, एक ही वीडियो में जितने फॉर्मूले आपके परीक्षा में जिस फॉर्मूलों पे क्वेश्चन बनते हैं वो सब कुछ मैंने करा दिया है। ठीक है, अब किसी को अगर नहीं कोई वीडियो मिल रहा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक क्लिक करेंगे, मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है वो खुल जाएगा, और इसको आपको देख भी लेना है सारी वीडियोस को, और सारी वीडियोस को आपको शेयर भी कर देना है ताकि सभी लोग आसानी से तैयारी कर पाएं। अब इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाएं, हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको पूरा करेंगे, और साथ ही साथ आप अपना खुद से हर एक क्वेश्चन को करेंगे, देखेंगे कितने नंबर आपको मिल रहे हैं, और वह आपको कमेंट करके बताना है सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, यदि करणी में 60 धन करणी में 15 ऋण करणी में 135 बराबर x है तो x का मान क्या होगा। अब देखिए, करणी में 60 को कितना लिख सकते हैं, करणी में इसको लिख सकते हैं, अब 15 के फॉर्म में सबको बना लेते हैं, 15 गुणे 4 लिख सकते हैं, और ये धन करणी में 15, और ये इसको कितना लिख सकते हैं 15 गुणे 9, और ये बराबर है करणी में x के। ठीक, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए, इसको लिख सकते हैं, जो करणी में 15 गुणे 4 है, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 करणी में 15, और धन करणी में 15, धन करणी में 15 है, फिर ये हो जाएगा 3 करणी में 15। अब देखिए, 2 करणी 15 और 1 करणी 15, ये 3 करणी 15 हो जाएगा, और 3 करणी 15 नेगेटिव में भी है, तो ये सब शून्य हो जाएगा, यानी कि ये बराबर है रूट एक्स के, यानी कि शून्य बराबर आ जाएगा रूट एक्स, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, शून्य का वर्ग शून्य और रूट एक्स का वर्ग एक्स, तो एक्स का जो मान आ जाएगा वह शून्य आ जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, किसी संख्या के 4 से भाज्य होने की प्रायिकता क्या होगी। अब आप देखिए, आपने भाग दिया होगा संख्याओं में, तो शेषफल जैसे या तो पूरा कट जाएगा संख्या या तो शेषफल बचेगा। अब 4 से किसी भी संख्या में आप भाग करेंगे, या तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, या फिर एक शेषफल बचेगा, या 2 या 3। इसके अलावा 4 तो शेषफल बचेगा नहीं, क्योंकि फिर 4 जो होगा वह कट जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे हर चौथी संख्या जो है वह 4 से कटती है, तो इसलिए कोई भी 4 संख्याएं आप लेंगे तो उनमें से एक संख्या कटेगी। तो मान लेते 4 संख्याएं आपने ली, तो अनुकूल घटनाएं 1 मिलेगी और कुल घटनाएं कितनी होंगी 4। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो 4 से कटने की संभावना है वह 1/4 है, 1/4 है। ठीक, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, 3 सही 3/8 के घाते 1/3 का मान है। अब किसी के घात में 1/3 है तो उसका मान होता है क्यूब रूट, घनमूल, और इसको क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 3 यानी कि 8 त्रिक 24, और धन 3 27/8। अब देखिए, क्यूब रूट ऑफ 27/8, अब इसको कितना लिख सकते हैं 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और 2 का क्यूब इसको लिख सकते हैं 8 का, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब। अब देखिए, क्यूब और ये करणी 3 घात हट जाएगा, और ये मान कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे मान हो जाएगा, करणी भी नहीं लिखते हैं, ये 1/3 ही रहने देते, तो घात का घात में गुणा हो जाता, घात 1 हो जाती, तो ये मान कितना आ जाएगा 3/2, यानी कि यहाँ ऑप्शन सी में इसी 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 4, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वह संख्या है। किसी संख्या के वर्गमूल में कोई संख्या x है और उसका वर्गमूल लिया जा रहा है, तो 2 अंक की संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है। ठीक है,
तो वह संख्या है, वह संख्या 1 अंक या 2 अंक की है, 2 अंक या 3 अंक की है, अब 3 अंक या 4 अंक की है। ठीक है, तो जिस संख्या का वर्गमूल 2 अंक का आ रहा है उस संख्या में कितने अंक हैं यह हमको निकालना है। अब मान लेते हैं ये 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 10 से, और कहाँ तक जाती है, 99 तक, और मान लीजिए 100। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना है। तो देखिए 10 का वर्ग अगर हम कर दें तो कितना आता है, 10 गुणे 10 यानी कि 100, और 99 का वर्ग, 99 के वर्ग कितना आएगा। अब 100 का वर्ग अगर करते हैं तो 5 अंक की संख्या मिल जाएगी, लेकिन 99 तक हमको कितने अंक की संख्या मिलेगी, 99 का वर्ग करेंगे तो हमको 4 अंक की संख्या मिलेगी। यानी कि जो सबसे छोटी 2 अंक की संख्या है उसका वर्ग कर रहे हैं तो 3 अंक की संख्या मिल रही है, और जो सबसे बड़ी 2 अंक की संख्या है उसका वर्ग कर रहे हैं तो 4 अंक की मिल रही। तो संख्या जो है, अगर किसी संख्या के वर्गमूल में 2 अंक है, ठीक है, तो उसके वर्ग में 3 से 4 अंक होंगे। ये आप समझ पा रहे होंगे। हमने 10 ले लिया, 10, 11, 12, 13, इस तरीके से 99 तक आप देखेंगे जो 2 अंक की संख्याएं हैं उनके वर्ग में कितना, 100 से लेकर के वो संख्या आपका 10,000 के पहले पहले तक रहेगा, यानी कि 3 अंक या 4 अंक। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 3 अंक या 4 अंक, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, निम्न में से चतुर्भुज नहीं है, वर्ग, आयत, समलंब, समकोण। तो देखिए वर्ग क्या होता है, यह चतुर्भुज होता है, आयत भी चतुर्भुज होता है, और समलंब भी चतुर्भुज होता है, और समकोण क्या होता है, समकोण, नाम में ही कोण आ रहा है, तो ये क्या है, ये होता है आपका कोण, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो ये आपका चतुर्भुज नहीं है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 5 बहुविकल्पी प्रश्न आपने सही कर लिए होंगे। इसके बाद अब हम देखेंगे अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, करणी में 81 बटे करणी में 0.09 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऊपर भी 2 घात की करणी है, नीचे भी 2 घात की करणी है, तो इसे सीधे सीधे इस करणी को पूरे पे लगा दीजिए। तो 81 और बटे में हो जाएगा 0.09। अब ऊपर नीचे 100 से गुणा कर लीजिए। ऊपर नीचे जब 100 से गुणा करेंगे, ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 8100, और नीचे गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब 81, देखिए 81 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, 81 होता है 9 9 81, तो इसको 90 गुणे 90 आप लिख सकते हैं 8100 को, और इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 90 बाहर, 90 का स्क्वायर हो जाएगा और बटे 3, और काट लेंगे तो आ जाएगा 30। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो इसका मान आ गया 30। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न संख्या 7, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा और बाई कॉस 90 माइनस थीटा। तो देखिए अब ये साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये बराबर होता है कॉस थीटा के। ठीक है, तो यहां से ये आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और ये कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के, तो ये साइन थीटा से कट जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा है। एक लाइन में आप यही लिख लेंगे, जहां पे आपका साइन 90 माइनस थीटा है वहां कॉस थीटा लिख लेंगे, और जहां पे कॉस 90 माइनस थीटा है वहां साइन थीटा लिख लेंगे। ठीक, अब ये देखिए साइन थीटा बचा, ये कॉस 90 माइनस थीटा बचा, तो इसके जगह क्या लिखाएंगे, साइन थीटा, और यहाँ पे देखिए कॉस थीटा है और यहाँ साइन 90 माइनस थीटा की जगह कॉस थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये देखिए अंश में केवल चीजें बची हैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 के बराबर होता है, यह सर्वसम्मिका है, तो इसका जो मान आ जाएगा वह 1 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, किसी 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन का बात कर रहा है
और उसमें ऊंचाई दे दिया गया है कि इस बेलन की जो ऊंचाई है वह 14 सेंटीमीटर है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है कि 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका त्रिज्या आपको निकालने को कह रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, लंबवृत्तीय बेलन दिया है, बेलन की ऊंचाई आपको दिया है, बेलन का ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये ध्यान रखिएगा। दो क्षेत्रफल होते हैं, एक कंप्लीट क्षेत्रफल होता है संपूर्ण और एक वक्र पृष्ठीय जो केवल कर्व एरिया होता है उसका क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है आपका वह कितना दिया गया, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, आधार का त्रिज्या निकालना है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए परिधि में h का गुणा कर दीजिए हाइट का, यानी कि 2 पाई r इंटू एच यही होता है और इसका मान दिया गया है 88। ठीक, तो 88 रख लीजिए। 88 बराबर हो जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7 और इंटू आपका r जो है, r आपको निकालना है, h दिया गया है 14। अब देखिए 7 से 14 को काटिए, 2 बार में कट जाएगा और फिर r बराबर अगर लिखना चाहेंगे तो ये 2 गुणे 22 गुणे 2 ये सब इधर चला आएगा और बटे में हो जाएगा बराबर के इधर, तो 88 बटे 2 गुणे 22 गुणे 2। अब 22 चौक आपका हो जाएगा 88 और 2 से काटेंगे फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 1। जो त्रिज्या हो जाएगी वह 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, यही आपको निकालना था, इसके आधार की त्रिज्या। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का गुणनखंड करें। तो संख्या 9 है आपका x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 का गुणनखंड करना है, केवल गुणनखंड करना है, x का मान नहीं निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करते हैं। a का मान यहाँ कंपेयर करेंगे तो 1 मिल जाएगा, b का मान देखिए -3 मिल जाएगा, c का मान -10 मिल जाएगा। अब a इंटू सी हम लोग निकाल लेते हैं तो -10 आ जाएगा, 1 का गुणा -10 में होगा। अब b जो -3 है इसको दो पदों में हमको तोड़ना है, जो जोड़ने पे -3 आ जाए और गुणा करने पे -10 आए। तो कितना लिख सकते हैं, -5 और 2 गुणा करेंगे तो -10 आएगा, जोड़ लेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये -5x कर दीजिए प्लस 2x कर दीजिए, -3x को इतना लिख सकते हैं। अब आपका गुणनखंड इजीली हो जाएगा। ठीक है, यही a इंटू सी निकाल करके आपको b का जो गुणांक है उसके बारे में सोचना होता है कि किन दो पदों में इसको तोड़ा जाए कि गुणा -10 के बराबर आए और जोड़ने पे वही आ जाए। बस यही 3x जो बीच वाला x वाला पद है इसी को आपको लिखना होता है। ठीक, तो ये हो जाएगा, आप x कॉमन लेंगे तो x -5 और यहाँ पे +2 कॉमन आ जाएगा तो x -5 बचेगा। तो बराबर 0 के x -5 देखिए दोनों जगह है, तो दोनों जगह से हम निकाल लेंगे x -5, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ बचा है -2, तो ये बराबर 0। अब यहीं पे इतना ही आपको गुणनखंड करना था और x का मान अगर निकालने को कहता तो x -5 बराबर 0 होता, x बराबर 5 होता और x -2 बराबर 0 होता तो x बराबर -2, ये दो मान निकल के आ जाते। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, यदि वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त का व्यास आपको दिया है, जल्दबाजी में कई लोग सोचेंगे कि वृत्त की त्रिज्या दी गई है, सीधे सीधे वो लोग क्या करेंगे, r की वैल्यू 14 रख लेंगे, लेकिन r की वैल्यू क्या होती है, d/2 होती है और d आपको दिया है व्यास 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो परिधि ज्ञात करना है, जो परिधि होता है आपका वह कितना होता है, परिधि 2 पाई r होता है वृत्त का। अब ये हो जाएगा 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या 7 है तो 7 से 7 कट गया, परिधि कितना आ गया 44 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए प्रश्न 11 है, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। समचतुर्भुज आपको पता है, समचतुर्भुज क्या होता है, रोम्बस होता है। जैसे वर्ग को टेढ़ा कर दीजिए, स्क्वायर को, वो रोम्बस हो जाता है। बस वर्ग
का जो जैसे 90 अंश सारे कोण होते हैं, इसमें क्या होता है, सारे भुजाएं तो बराबर होती हैं लेकिन सभी कोण 90 अंश के नहीं होते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रत्येक भुजा जैसे समान होती है वर्ग की तरह, और सम्मुख कोण इसमें बराबर होते हैं। सभी कोण बराबर और 90 अंश के नहीं होते हैं लेकिन सम्मुख कोण बराबर होते हैं रोम्बस में। ये इस तरीके से आपका बनता है, सभी भुजाएं आप बराबर रखते, इसको थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा ये हो जाता है, इस तरीके से ये आपका रोम्बस बन जाता है। इसमें जो होता है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल यहाँ पे सूत्र लिखने को कहा है, वह आप जो क्षेत्रफल इसका लिखेंगे वह समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई भी होता है। और जनरली जो होता है इसके जो विकर्ण होते हैं, जैसे इसके विकर्ण की लंबाई अगर d1 इसकी है और दूसरे विकर्ण की d2 है, तो इसका एरिया जो होता है वह d1 इंटू d2/2 यानी दोनों विकर्णों के लंबाइयों के गुणनफल का आधा होता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। और एक फॉर्मूला आप आधार गुणे ऊंचाई भी कर सकते हैं, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, तो ये दोनों में से कोई फॉर्मूला आप लिख दीजिए, सही होगा। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पे। अति लघुत्तरीय भी आपने सब सही कर लिया होगा उम्मीद है, तो नंबर्स जोड़ते रहिएगा। देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्यांक ज्ञात कीजिए। ये जो आंकड़े दिए गए हैं इनका मध्यांक ज्ञात करना है यानी कि माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम, इन आंकड़ों को एक क्रम में लगाइए। तो इनको हम बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। चलिए देखिए क्रम से लिखेंगे तो सबसे छोटी संख्या जो है वह है 10। 10 2 बार आ रहा है, 2 बार लिख लीजिए। फिर 11 जो है आपका वह भी 2 बार आ रहा है, तो 11 2 बार लिख लीजिए। फिर 13 के बाद 14 आ रहा है, 14 के बाद 15 16 और इसके बाद 17 आ रहा है और 17 2 बार आ रहा है, तो 17 को 2 बार लिख लेंगे। 17 के बाद फिर 18 और 19 आ रहा है, तो ये कंप्लीट हो गया। कितनी संख्या है, 2 2 4 6 2 8 2 10 और 2 12, टोटल 12 संख्याएं आपको दी गई हैं यानी कि n का जो मान है वह 12 है, सम है, इवन है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यिका का जो फॉर्मूला लगेगा वह बड़ा वाला 1/2 n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1, ये धन 1 अलग से रहेगा, वे पद का मान ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद n की वैल्यू आपकी 12 है, तो n/2 यानी कि 66वें पद का मान, 66वें पद का मान, और ये हो जाएगा n/2 यानी कि 6 धन 1 यानी कि 7वें पद का मान। तो आपको 6वां और 7वां पद यहाँ पे देखना है क्या होगा। तो पहला पद ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 6वां 14 फिर 7वां 15, तो 14 और 15 हाफ ऑफ 14 प्लस 15 ये हो जाएगा। 14 और 15 को जोड़ेंगे 29 आ जाएगा, 29/2 ये गुणा हो जाएगा 1/2 का, और भाग करेंगे तो 14.5 ये आपका माध्यिका आ जाएगा। जो माध्यिका का मान आ रहा है यह आप देखिए कि इन दी गई संख्याओं में किसी में नहीं है, ये इस दोनों संख्याओं का औसत है, 14 और 15 का औसत है और इन दोनों के बीच में माध्यिका आ रही है। ठीक है, तो ये अलग भी आ सकता है, जो आपको नंबर्स दिए हैं उससे अलग भी आ सकता है, और इस तरीके से सम के केस में फॉर्मूला लगता है। और ध्यान दीजिएगा कि क्रम में लगाना होता है, और जब आप देखेंगे कि 6वां 7वां पद कहाँ है, तो जो क्रम में लगाया है आपने उसी में देखिएगा, पहले जो दिया है उसमें मत गिनने लगिएगा। ठीक, इसके बाद अब ये आपने कर लिया, उम्मीद है सही किए होंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13 है, एक कक्षा में 18 बच्चे हैं, एक कक्षा में 18 बच्चे हैं जिनमें 8 लड़के तथा शेष लड़कियां हैं। उस कक्षा में एक विद्यार्थी चुनने पर लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए ये आपका प्रायिकता प्रोबेबिलिटी से प्रश्न आ गया कि एक कक्षा में 18 बच्चे हैं जिनमें 8 लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 18 - 8 यानी कि 10 लड़कियां हो गई। ठीक है, 8 लड़के हैं तो शेष लड़कियां हैं, तो लड़कियों की संख्या 10 हो गई। अब उस कक्षा में विद्यार्थी चुनने पर लड़की होने की प्रायिकता क्या है, तो रैंडमली चुना जा रहा है कि एक बच्चा कोई इस बच्चे को, इस जैसे रोल नंबर से चुन लिया गया, इस 15 रोल नंबर वाला बच्चा चला है,
तो वो लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है। तो देखिए अब लड़की होने की प्रायिकता क्या होगी, तो लड़कियों की संख्या, अनुकूल घटनाएं कितनी है, अनुकूल घटना प्रायिकता में हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी जो होता है अनुकूल घटना और बटे कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब देखिए कुल घटना कितनी घटित हो सकती है, 16 या 18, यहाँ 18 अलग अलग बच्चे हैं, उनमें से किसी भी बच्चे का नंबर आ सकता है। अब इसमें क्या हो रहा है कि एक लड़की के आने की संभावना पूछा जा रहा है, तो कितने केस हैं, कितनी घटनाएं अनुकूल हैं जिसमें लड़की आ सकती है। तो 10 लड़कियां हैं तो 10 में से कोई एक लड़की आ सकती है, तो 10 अनुकूल घटनाएं हो गई और कुल घटनाएं कितनी हो गई, 18। तो यह आ जाएगा 10/18, या इसी को लिख सकते हैं 5/9, ऊपर नीचे काट दीजिए, तो प्रोबेबिलिटी जो आ जाएगा वह 5/9 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका प्रश्न संख्या 13 हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, किसी शंक्वाकार बर्तन की धारिता, धारिता कहें या आयतन कहें, क्योंकि जैसे अब एक इस तरीके का बर्तन है, अगर घन के आकार का और पूरा खोखला है, तो उसमें कितना पानी आए ये अगर हम देखें तो उसकी धारिता यही बताता है। तो उसकी धारिता का मतलब होता है जितना आप उसका आयतन निकाल लें घन का, वही उसकी धारिता है। और शंकु अगर दिया है तो शंकु के केस में उसको ऐसे उल्टा कर लीजिए, उसमें कितना पानी आ सकता है, कोई द्रव्य आ सकता है, ये उसकी धारिता बताता है। ठीक, तो किसी शंक्वाकार बर्तन की धारिता 616 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए आपका आयतन दिया गया है, यदि उस बर्तन की त्रिज्या 7 सेमी हो तो बर्तन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि जो धारिता दिया है वही आयतन रहेगा। अगर आयतन यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने, लेकिन आयतन नहीं भी लिखा रहे और धारिता लिखा रहे, तो उसका मतलब यही है कि आपको जो धारिता का मान दिया है या धारिता निकालने को बोले तो सीधे आपको आयतन निकालना है। यहाँ धारिता आयतन दिया हुआ है 616 है, और उस बर्तन की त्रिज्या जो उसके आधार की त्रिज्या है शंकु के, वह दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो बर्तन की ऊंचाई निकालना है, मतलब ये ऊंचाई कौन सी, लंबवत ऊंचाई आपको निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ पे शंकु के आयतन का फॉर्मूला आपको पता होता है 1/3 जो बेलन का आयतन होता है, πr²h। अब ये आपको दिया गया है 616, तो इसके जगह रख लीजिए 616 और 1/3 पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7, और आधार का त्रिज्या भी आपको दिया गया है 7 का स्क्वायर और गुणे h, ऊंचाई आपको निकालना है, 7 से ये स्क्वायर काट दीजिए। और अब h बराबर अगर हम लिखना चाहें तो इधर जितना देखिए ये 1/3 जो था वो 3 भाग में था, इधर आके गुणे में हो जाएगा, और जो गुणे में था वो भाग में हो जाएगा। देखिए 22/7, h के गुणे में था 22/7, अब ये भाग में हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं 11 से ऊपर नीचे काटिए तो 22 2 बार में कट जाएगा, और ये 55 5 बार में 6 बचेगा, 66 हो जाएगा, 56 बार में ये कट गया। अब इसके बाद ये आपका हो गया 56/3 और बटे में 2/7। तो देखिए 7 8 56, 8 बार में कट गया, फिर 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में कट गया, फिर 4 3 12, तो कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया। ऊंचाई जो हो जाएगी इस शंक्वाकार बर्तन की वह 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। अब देखिए जैसे मान लेते हैं आपके पास 700 रुपए हो और 2 लोगों को देना हो, और आपसे कहा जाए कि पहले इंसान को जो आप रुपए दे रहे हो उसका 40% दूसरे इंसान को जो आप पैसा दे रहे हो उसके 60% से 80 अधिक होना चाहिए। वही यहाँ पे कहा गया है। 700 को 2 भागों में बांटिए, एक भाग का जो 40% है वह दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक होना चाहिए। तो इसको आपको समीकरण में बना लेना है, और समीकरण में बनाने के बाद दो समीकरण बनेंगे, दोनों समीकरणों को आप हल कर लोगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। ये है आपका प्रश्न संख्या 15,
कह रहा है कि दो भागों में बांट लेना है। तो मान लेते हैं एक भाग जो है वह x है, एक भाग x है, माना एक भाग x है और दूसरा भाग y है, ये हमने मान लिया। ठीक, अब 700 में से ही तो x और y बन रहे हैं, मतलब x और y का योग कितना होगा, x और y का जो योग होगा वह 700 होगा। ये आपका पहला समीकरण हो गया कि x धन y बराबर 700 होगा। अब दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, कह रहा है कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 80% से 80 अधिक है, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। तो एक भाग का 40%, ये निकालिए कितना आएगा, ये बराबर आ जाएगा x का 40% और x का मतलब होता है गुणा, और 40 और प्रतिशत चिन्ह कहीं से हटाते हैं तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। देखिए प्रतिशत लगा है, प्रतिशत चिन्ह को हमने हटाया तो ये कितना हो जाएगा, शून्य से शून्य काट दीजिए, ये हो जाएगा 4x/10, इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद दूसरा भाग निकाल लेते हैं। दूसरा भाग का 60% बोला है, का 60%, दूसरे भाग का 60% यानी कि y का 60%, y का 60% यानी कि y गुणे 60 गुणे 1/100, शून्य से शून्य कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6y/10, 6y/10 आ गया। अब आपसे क्या कहा है कि एक भाग का 40% जो है वह दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। कौन सा भाग अधिक है, x का 40%, x का 40% में से अगर हम घटा दें y का, या सीधे सीधे ऐसे लिख दीजिए, x का 40% बराबर है प्रश्न के अनुसार y के 60% से 80 अधिक है, यानी 80 इसमें जोड़ दीजिए। अब x का 40% हम निकाल लिए, ये कितना है 4x/10, तो इसके जगह रख दीजिए 4x/10 और ये बराबर है y के 60% यानी कि 6y/10 और ये है 80। ठीक, अब देखिए सभी जगह 10 है तो ये हो जाएगा 4x/10 और फिर 6y को इधर ले आइए -6y/10 और बराबर है 80 के। अब हर यहाँ समान है तो ये हो जाएगा 4x - 6y, दोनों के बटे 10, 10 को उधर भेज दीजिए, ये हो गया 800। 4x - 6y बराबर आ गया 800 के। अब जो ऊपर है x धन y, ये पहला समीकरण और ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब पहले समीकरण में 4 का गुणा कर लीजिए और दोनों समीकरण को 4 का नहीं 6 का, जैसे यहाँ पे 6y माइनस में है, 6y यहाँ पे माइनस में, तो समीकरण 1 में समीकरण 1 गुणे 6 कर लीजिए और धन समीकरण 2 कर लीजिए। समीकरण पहला है x धन y बराबर 700, तो 6 से गुणा हो जाएगा तो 6x धन 6y बराबर 7×6 = 4200 और फिर 4x - 6y बराबर हो जाएगा 800 के। अब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6x और 4x जुड़ेगा 10x हो जाएगा और धन 6y - 6y 0 हो जाएगा और ये 4200 और 800 जुड़ेगा 5000 हो जाएगा, 5000 हो गया। अब 10x बराबर 5000 तो x बराबर 5000/10 यानी कि 500, x की वैल्यू आ गई 500। अब पहले समीकरण में रख दीजिए 500 धन y बराबर हो जाएगा 700, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 200, यानी कि x की वैल्यू आ गई 500 और y की वैल्यू आ गई 200। तो इस प्रकार से इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। x की वैल्यू 500 आएगी और y की वैल्यू जो आ जाएगी वह 200 आ जाएगी। तो दोनों का योग 700 हो जाएगा और 500 का 40% कितना होता है, 500 का 40% 200 और 200 का 60% कितना होता है 120, तो 200 120 से कितना अधिक है 80। तो यही हो गया, यही आपका यहाँ पे प्रश्न दिया था। अब ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 16 है, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी AB भुजा CD के समांतर है तथा AD जो भुजा है वह DC
भुजा पे लंब है। यदि AB बराबर 20 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर तथा DC बराबर 25 सेंटीमीटर है तो समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज की बात हो रही है। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, एक भुजा जो होती है, एक युग्म जो होता है, एक पेयर वह समांतर होता है, यानी कि दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं। बाकी जो चतुर्भुज की दो भुजाएं होती हैं वो आपस में समांतर नहीं होती हैं। ठीक, ये आप समझ गए। अब यहाँ पे कह रहा कि ABCD के समांतर है, तो ऐसे आप इसको ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। देखिए, अगर चित्र आपको नहीं दिया है तो चित्र आप बना भी सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वैसे जैसे एक चतुर्भुज आप बनाते हैं नॉर्मली, जो आपका चतुर्भुज होता है नॉर्मली ये इस तरीके का कुछ भी आपका चतुर्भुज होता है, ABCD ये चतुर्भुज होता है। लेकिन यहाँ पे अब हमको चतुर्भुज जो बनाना है, AB भुजा समांतर होगी CD के, ये दिया है। और समलंब चतुर्भुज बनाना है तो दो समांतर रेखाएं हम खींचेंगे। ठीक, दो समांतर रेखाएं खींचेंगे और जिसमें जो AB भुजा है 20 सेंटीमीटर है। ठीक, AB भुजा जो है वह 20 सेंटीमीटर है और यही CD जो DC है वह 25 सेंटीमीटर है, यानी कि AB जो है आपको छोटा बना लेना है हल्का सा, और ये भुजा जो है दूसरी वाली वो बड़ी बना लेनी है। तो इस तरीके से ये बना लिया आपने, ये आपका AB हो गया और फिर यहाँ C आएगा, यहाँ D आएगा, ये आपने बना लिया। अब कह रहा है इसके बाद जो AD है वह DC पे लंब है, AD DC पे लंब है, तो सीधे सीधे इस तरीके से ये पूरा सीधे सीधे आएगा 90 अंश का कोण बनाते हुए। ठीक है, ये लंब है तो इस तरीके से ये सीधे आएगा, बिल्कुल सीधे में ये 90 अंश का कोण यहाँ पे बनेगा। ठीक, इसके बाद B और C को मिला दीजिए आप, तो ये आपका 20 सेंटीमीटर, ये पूरा 25 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको निकालना क्या है, ये देख लीजिए, समलंब का क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी पता होना चाहिए। यही होता है समलंब का एरिया 1/2 और दोनों भुजाओं का योग और गुणे में दोनों के बीच की दूरी h। अब हमको यानी कि B से अगर हम लोग लंब डालें इस भुजा पे तो ये हमको ज्ञात करना है। मान लेते ये पॉइंट जो है हमारा वह, इसको P पॉइंट नाम दे दीजिए, ये हमको निकालना है। ठीक है, और ये लंब है और ये BC की भी लंबाई हमको दी गई है, ये 13 सेंटीमीटर है। ये प्रश्न में दिया गया है BC की लंबाई 13 सेंटीमीटर दिया गया है, ये लिख लीजिए। और हमको कुछ दिया गया है और हमको यहाँ पे 3 भुजाओं की लंबाई दे दिया है, एक लंब है ये बता दिया है, 2 समांतर है ये हो गया, इतना हमको दिया गया है। ठीक, अब ये देखिए 20 सेंटीमीटर लंबी है और ये लंब है और ये भी लंब है, तो ये दूरी कितनी होगी, ये दूरी जो होगी आपकी यह 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये 20 के बाद आगे कितना बढ़ा है, 5 सेंटीमीटर बढ़ा है, तो ये दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि ये जो AB दूरी है यह बराबर होगा, AB जो दूरी है वह बराबर होगा DP के, यह DP दूरी के बराबर होगा और जो कि है 20 सेंटीमीटर। तो ये जब DP आपका 20 सेंटीमीटर आ गया तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा PC। अब ये 5 सेंटीमीटर पड़ गया तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा करके ये देखिए 90 अंश के सामने का जो भुजा हो गया वह कर्ण हो गया, यानी कि जो BC का स्क्वायर होगा वह बराबर होगा बाकी दोनों भुजा BP के स्क्वायर के और PC के स्क्वायर के। तो BC का स्क्वायर जो होगा वह 169 होगा 13 का स्क्वायर, और ये आपका BP का स्क्वायर आपको निकालना है और PC का स्क्वायर 25 होगा। तो BC अगर हम निकालें, BP यहाँ से निकालेंगे तो 169 में 25 घटेगा 144 और 144 का वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई आपको निकल जाएगी वह 12 सेंटीमीटर निकल जाएगी। अब यही H हमको निकालना था, यही हमको नहीं पता था, तो एरिया जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1/2। दोनों भुजाओं की लंबाई कितनी है, एक भुजा आपकी है 20 और दूसरी है 25 और दोनों की बीच की दूरी हो गई 12, ये हमने निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये हो जाएगा 1/2 और गुणे 45 और गुणे 12, 2 से काटिए तो 6
और 45 का गुणा हो जाएगा 6 में, तो देखिए 6 25 30 के शून्य यहाँ से लगा 3, 6 का गुणा 24 और 3 27, तो 270 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में आपको दिया है यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अगर चित्र भी कहीं नहीं दिया है तो थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप चित्र भी बना सकते हैं और इस प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ठीक है, इतना टफ प्रश्न नहीं है, आप सभी चतुर्भुजों के बारे में आपने पढ़ा है, चतुर्भुज आप ड्रा कर लोगे। ठीक है, तो कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको अटेम्प्ट जरूर करना है, परीक्षा में करके जरूर कुछ आना है। अगर आपको जो कॉपी जांच अच्छे टीचर के द्वारा की जाती है तो आपको स्टेप मार्किंग भी वो कर देंगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 17 है। किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर केंद्र से डाला गया लंब 6 सेंटीमीटर है, वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि एक वृत्त है जिसमें 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा है और उस पे केंद्र से लंब डाला गया है जो 6 सेंटीमीटर लंबा है। तो इस तरीके से एक वृत्त बना लीजिए और वृत्त में ये आपका जो हो गया, ये जीवा हो गया, मान लेते हैं ए बी 16 सेंटीमीटर जिसकी लंबाई है। ए बी की जो लंबाई दी गई है किसी वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये जीवा हो गई 16 सेंटीमीटर। अब केंद्र से जो लंब डाला गया है वो बोल रहे हैं कि लंब की जो लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए वृत्त का व्यास हम कैसे निकाल सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या अगर हमको पता रहे तो उसका दुगना कर देंगे, व्यास हो जाएगा। अब इतनी ही चीजें हमको पता है तो कैसे हम निकालेंगे, देखिए वृत्त के केंद्र से कभी भी किसी जीवा पे जब लंब डाला जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर जो लंब डाला गया है m बिंदु, उसको हम लोग नाम दे दें तो OM जो होगा वह लंब है AB पे, OM जो है वह परपेंडिकुलर है AB पे। और आप लिख सकते हैं कि किसी भी वृत्त में केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी कि AM बराबर होगा MB के और AB का जो मान होगा, AB जो होगा वह AM धन MB होगा और AB का जो मान है वह 16 सेंटीमीटर है और AM की जगह हम लोग क्या MB भी लिख सकते हैं। तो 2 MB बराबर 16 हो गया, तो MB बराबर कितना आ गया, MB बराबर 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोनों बराबर भागों में बांटेगा तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। अब ये देखिए लंब है और A और O को मिला दीजिए तो यहाँ एक त्रिभुज बन जाता है OMA, त्रिभुज OMA में आप लिखिएगा। अब यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय कैसे लग जाएगा, जो OA है यह आपका कर्ण है और बाकी दोनों भुजाएं लंब और आधार हैं। OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, OA हमको निकालना है, त्रिज्या है, तो OA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM कितना है 6 का स्क्वायर और प्लस AM कितना है 8 का स्क्वायर। तो OA कितना आ जाएगा, यहाँ से OA का स्क्वायर आ जाएगा, देखिए 6 का स्क्वायर 36 और ये 8 का स्क्वायर ये आ जाएगा 64 और 36 64 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा। OA का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। ये हमको त्रिज्या मिल गया 10 सेंटीमीटर, यानी कि R बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया, तो D बराबर हो जाएगा 2R और ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। जो व्यास आ जाएगा हमारा वह 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक, ये आप समझ गए होंगे। बस इसमें एक चीज आपको जानना था कि वृत्त में कभी भी केंद्र से लंब डाला जाता है तो वह जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है और पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होना चाहिए, आप कर लोगे आसानी से। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न भी आपका वृत्त से जुड़ा हुआ है, प्रश्न संख्या 18 है। वृत्त और ये आपका चक्रीय चतुर्भुज से भी जुड़ा हुआ है, फिगर देख करके आप समझ पा रहे होंगे। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 140 अंश हो, ये कोण 140 अंश दिया है, तो कोण BAC इस कोण का मान आपको निकालना है। देखिए एक वृत्त दिया गया है, वृत्त में एक चक्रीय चतुर्भुज ABCD है और ये कोण आपको कोण ADC 140 अंश मान दे दिया गया है ये कोण, और आपको निकालना है इस कोण का मान। अब आपको पता है कि ये एक चक्रीय चतुर्भुज है,
और O केंद्र आपको दिख रहा है और AB आपको दिख रहा है। तो यहां से इसका मान कैसे निकाला जाएगा आप सोचिए। तो चक्रीय चतुर्भुज में एक काम आपको एक चीज पता होता है कि सम्मुख कोणों का जो योग होता है वह 180 अंश होता है। तो यहां से लिख सकते हैं कोण ADB धन कोण ABC, ये दोनों क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में आप लिखिएगा दोनों सम्मुख कोण हैं, दोनों का योग कितना होगा 180 अंश होगा। अब ADC जो है हमारा, ADC यहां लिखिएगा कोण ADC, B नहीं ADC, और कोण ABC ये 180 अंश है, तो यहां से ADC 140 अंश है, तो कोण ABC जो हमारा आ जाएगा निकल के वह 40 अंश का आ जाएगा। ठीक, ABC ये कोण आ जाएगा 40 अंश का। ठीक, अब ये 40 आ गया तो इस कोण का मान कैसे निकाल सकते हैं। अब एक चीज और आप सोचिए, वृत्त में आपने पढ़ा है जो अर्धवृत्त में बना कोण होता है वह समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, लेकिन यहां खोजने में भी कई लोग को दिक्कत होगी, तो मैं बता देता हूं। व्यास के द्वारा, व्यास अर्धवृत्त में जब भी कोण बनता है तो एक जीवा भी व्यास भी एक जीवा होती है, तो व्यास को आप खोजिए, तो A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा को देखिए, तो ये हो जाता है आपका व्यास। अब इस व्यास से देखिए किसी एक बिंदु पे इस व्यास के द्वारा कोण बन रहा होगा, तो C बिंदु को देखेंगे तो इसी व्यास के द्वारा यहाँ पे देखिए C बिंदु पे जो कोण बन रहा है वह क्या होगा, वह कोण 90 अंश का होगा, समकोण। इसी को कहते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये हो जाएगा 90 अंश का। लिख सकते हैं यहाँ पे कोण ACB जो है वह अर्धवृत्त में बना कोण है, तो समकोण होगा, यानी 90 अंश हो गया। इस तरीके से ये कोण। अब त्रिभुज ABC में आप लिखिएगा, त्रिभुज ABC में ये जो नीला आपको त्रिभुज दिख रहा है ABC में आपको दो कोण पता है, तीसरा कोण आप निकाल लेंगे। तो कोण BAC जो आपको निकालना था, BAC यह बराबर हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों का कोण का योग 130 अंश, यानी कि इसका जो मान आ जाएगा वह 50 अंश आ जाएगा। कोण BAC जो हो जाएगा वह 50 अंश का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये भी आप आसानी से निकाल सकते थे। यहाँ देखिए दोनों चक्रीय चतुर्भुज की भी प्रॉपर्टी यूज हुई है और वृत्त की भी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो इस तरीके से आपने पूरा पेपर आसानी से हल कर लिया होगा, और जो भी आपको चीजें नहीं आ रही होंगी वो आपने देख लिया होगा। कितने नंबर आपके बन रहे हैं वह कमेंट करके बता दीजिए। और आपका पेपर कल है, उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और अच्छे से सभी प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट करके जरूर आइएगा। इसी तरीके से मैं आपके साथ हमेशा बना हुआ हूं, और सभी जो आपकी क्लासेस हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप क्लासेस देख सकते हैं। मैथ के सामने के लिंक क्लिक करिएगा, प्लेलिस्ट है खुल जाएगी। और आपको अभी भी कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, ताकि सभी लोग मॉडल पेपर्स को देख पाएं, आसानी से अपने पेपर की तैयारी कर पाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग आगे पेपर के सॉल्यूशन के साथ कल। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।